पिशाच। एक समय की बात है, गांव में एक खुशहाल परिवार रहने आया था। परिवार में 4 लोग थे, जिनमें पिता कैलाश, माँ कोमल, बेटा चीकू और बेटी इमली। गांव वाले कुछ दिनों से बहुत ही परेशान थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ना जाने जंगल के सभी पशु पक्षी एक एक करके कहाँ गायब होते जा रहे थे। इस बारे में किसी को भी कुछ भी नहीं पता था। पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव के पास वाले जंगल के सभी जानवर कहाँ गायब होते जा रहे हैं। मुझे तो डर है कि कहीं कोई शिकारी तो हमारे गांव में नहीं घुस आया। मुझे तो उस कैलाश पर शक है। क्यों भाई, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? मैंने कैलाश को कई बार रात को बहुत देर तक घर वापस आते हुए देखा है। उसके हाथ में कुछ रहता है और उसके घर के बाहर कोई रोशनी ना होने की वजह से मैं कभी ठीक से देख नहीं पाया कि उसके हाथ में वो क्या लेकर रोज घर से निकलता है। अरे भाई, वो तुम्हारा कोई वहम होगा। कैलाश भाई और उनका परिवार तो बहुत अच्छे लोग हैं। फिर सभी गांव वाले वहां से अपने अपने घर सोने चले जाते हैं। गांव वालों की ये सभी बातें कैलाश पीछे छुपकर खड़ा सुन रहा था। उसी रात में 2 लोग गांव से दूर जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। कर ले यार जो काम करने। तू मुझे इतनी रात को यहाँ जंगल में करने के लिए लाया है? अरे भाई, मुझे रात में अकेले बाहर डर लगता है, मुझे तो पता है ना, इसलिए तो तुझे अपने साथ लाया हूँ यहाँ। लालू थोड़ी दूर झाड़ियों में जाकर बैठ जाता है। उमेश तब तक ऐसे ही इधर उधर घूम रहा होता है। तभी उसकी नजर एक पेड़ पर जाती है, जिसके पीछे कोई खड़ा हुआ है। ऐसा उसे लगता है, जिसे देखने के लिए वो उस पेड़ के करीब जाने लगता है। पेड़ के पीछे से चमकती हुई आंखों की लाल रंग की रोशनी आ रही थी, जिसे देख उमेश की हालत खराब हो जाती है। वो वहाँ क्या है? क्या हुआ उमेश? हम दोनों के अलावा और कौन होगा इतनी रात को इस सुनसान जंगल में? लालू, पेड़ की तरफ देख। पेड़ की तरफ क्या है भाई? ये मजाक का टाइम नहीं है। मुझे अकेले डर लगता है, इसलिए तुझे अपने साथ लाया हूँ, और यहाँ तू ही मुझे डरा रहा है। भूत! तभी लालू हिम्मत करके उस पेड़ की तरफ देखता है। अंधेरे में से धीरे धीरे एक परछाई रोशनी की तरफ आने लगती है। जैसे ही वो परछाई पूरी रोशनी में आती है, दोनों उमेश और लालू के चेहरे बिल्कुल सफेद पड़ जाते हैं। मानो दोनों के शरीर से किसी ने सारा खून ही निकाल लिया हो। उनके सामने जो खड़ा था वो कोई इंसान नहीं, बल्कि एक पिशाच था, जो बहुत खूंखार, बहुत ही डरावना होता है, और उसका आकार भी बहुत ही विशाल था, जिसे देखकर उन दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। भूत भूत भागो, भूत भूत भागो। वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, पर पिशाच उन्हें पकड़ लेता है और दोनों को उल्टा लटकाकर उड़ाता हुआ अपने घर की तरफ जाने लगता है। अब आएगा मजा। वो पिशाच उन्हें लेकर अपने घर पहुंचता है। उसका घर एक डरावना और टूटी फूटी हवेली है, जिसमें जगह जगह जानवरों के कंकाल लटक रहे हैं। पूरे घर में अंधेरा होता है। कुछ इंसानों की हड्डियां भी लटक रही हैं। सामने एक बड़े बर्तन में खून खौल रहा है, और उस पिशाच की पत्नी एक बड़े चाकू से कुछ सब्जियां काट रही होती है, जिसे देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं और दोनों की जान मुंह में आ जाती है। भगवान बचा लो इन आदमखोरों से, बचा लो बचा लो। इसके बाद वो सभी पिशाच उन दोनों का खून पीने लगते हैं।
पिशाच का पूरा परिवार उन दोनों के शरीर के अंगों को कच्चा ही खाने लगते हैं। इसके बाद वो पिशाच रोज गांव में जाता और रोज एक ना एक इंसान को उठा लाता और उसका खून अपने परिवार के साथ पी जाता। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। अब गांव में कुछ लोग ही रह गए थे। रात होते ही सब गांव वाले अपने घर में घुस जाते। पूरे गांव में जैसे मातम सा पसर गया था, जैसे गांव में कोई रहता ही ना हो। उस पिशाच का खौफ पूरे गांव में फैल चुका था। एक दिन गांव में पंचायत बुलाई जाती है। ऐसे तो वो पिशाच हम बचे हुए लोगों को भी खा जाएगा। आपको क्या लगता है कि मैंने इस मामले में कुछ नहीं किया? मैंने भी उस पिशाच को पकड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, पर कुछ हासिल ही नहीं हुआ। अब तुम ही बताओ कि क्या किया जाए। जी, मेरे पास एक रास्ता। बोलो। पिशाच रात में सबसे ताकतवर होता है। रात को इनकी शक्तियां अपने चरम सीमा पर होती हैं। तो क्यों ना हम दिन में इन पर हमला करें, क्योंकि दिन में वो अपने इंसानी रूप में होते हैं और बिल्कुल शक्तिहीन होते हैं। दिन में ये पिशाच मिलेगा कहाँ, ये तो बताओ। मैंने कल एक उस पिशाच का पीछा किया था और उनके ठिकाने का पता लगा लिया है। आप सभी को ये बात जानकर विश्वास नहीं होगा कि वो सभी पिशाच हमारे गांव में रह रहा एक परिवार है। ये क्या कह रहे हो तुम? कौन है वो लोग? वो वही परिवार है जो कुछ ही समय पहले हमारे गांव में रहने आए थे। कहीं तुम्हारा इशारा कैलाश और उसके परिवार पर तो नहीं है? जी, आप बिल्कुल सही समझे। सभी ये बात सुनते ही चौंक जाते हैं। इसका मतलब ये पिशाच अपने पूरे परिवार के साथ इंसानी रूप में हमारे ही बीच रहते हुए हमारे ही लोगों को मारे जा रहे हैं। पर अब हमें इन पिशाचों से मुक्ति कैसे मिलेगी? संजू उन्हें अपना प्लान बताता है। रात को संजू एक पेड़ पर बैठा होता है और पिशाच के आने का इंतजार करता है। कुछ ही देर में पिशाच वहां आ जाता है। गांव वाले भी पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं, पर जब गांव वाले उस पिशाच को देखते हैं तो उनकी सांस अटक जाती है। उनके पैरों तले जैसे जमीन ही निकल जाती है। तभी संजू उस पे जानबूझकर पत्थर फेंकता है, जिससे पिशाच उसकी तरफ देखता है। अपनी जान प्यारी नहीं है क्या तुझे? तभी वो पिशाच उड़ता हुआ उस पेड़ पर पहुंच जाता है। पिशाच उसे अपने हाथ से उल्टा लटकाकर उड़ता हुआ अपनी हवेली की तरफ ले जाता है। गांव वाले भी उस पिशाच के पीछे पीछे चलने लगते हैं और वो सब लोग भी उस हवेली तक पहुंच जाते हैं। सब गांव वाले हवेली के अंदर आते हैं। अंदर सभी जगह अंधेरा होता है, जिससे लोगों को कुछ खास साफ दिखाई नहीं देता। बस दिखाई देती है तो इंसानों के कंकाल, जिसे देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। संजू गांव वालों को इशारा करता है। तब संजू के प्लान के अनुसार सभी गांव वाले हवेली के चारों तरफ आग लगा देते हैं और धीरे धीरे वो आग बढ़ने लगती है। पिशाच को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। अब आग और धुआं हवेली के एक तरफ से अंदर तक आ चुका था। पिशाच और उसके परिवार का सारा ध्यान खुद को उस आग से बचाने में लग जाता है। तभी मौका देखकर गांव वाले संजू को वहां से छुड़ाकर हवेली से बाहर निकाल लाते हैं। पिशाच और उसका पूरा परिवार आग में जलने लगते हैं। तभी वो सभी पिशाच खुद को बचने के लिए अपने अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं। बचाओ बचाओ सरपंच जी, मैं कैलाश हूँ। मुझे और मेरे परिवार को इस आग से बाहर निकलवाइए, वरना हम सब जलकर मर जाएंगे। पर अब जब सभी गांव वालों को कैलाश और उसके परिवार का पिशाच होने का पहले से ही पता था, तो वो उसके झांसे में नहीं आते और कोई उनकी मदद ना करके बस उन्हें जलते हुए देखते रहते हैं। और फिर कुछ ही देर में वो पिशाच अपने परिवार समेत आग में जलकर मर जाता है। आज की कहानी शरद नाम के एक लड़के के ऊपर है जो काफी अमीर है। उसकी बेशुमार दौलत, बहुत सारी गाड़ियां और 4 बंगले हैं। उसकी पत्नी का नाम गीतांजलि है। उसका एक बेटा राज शरद का एक जिगरी दोस्त है जिसका नाम है पृथ्वी। वो पृथ्वी को बहुत मानता है
और जब भी उसे कोई बड़ा काम करना होता है तो वो अपने दोस्त पृथ्वी की सहायता जरूर लेता था। पृथ्वी भी अपने दोस्त को अचानक से मिली सफलता को देखकर बहुत हैरान था और साथ ही साथ बहुत खुश भी था। पृथ्वी की पत्नी का नाम चेतना है और उन दोनों का भी एक बेटा है, भरत। चल, अब तू खुश है ना? तूने अपनी जिंदगी में जो जो चीजें मांगी थी वो चीजें अब तुझे मिल गई हैं। हाँ भाई, ये तो है। लेकिन 6 महीने के अंदर तू इतना अमीर कैसे हो गया? आखिर बात क्या है? अरे पृथ्वी भाई साहब, आपको पता है ये तो हमें बिल्कुल ही समय नहीं देते हैं। आजकल पता नहीं इन्हें क्या हो गया है, अपने कमरे में ही बंद रहते हैं आजकल। अरे नहीं, तुम्हें तो पता है ना कि बीवियों की आदत ऐसी होती है, हमेशा शिकायत शिकायत शिकायत। पृथ्वी तो ये सोच रहा था कि शरद की जिंदगी तो काफी खुशहाल है, लेकिन उसकी निजी जिंदगी कुछ दिनों से सही नहीं चल रही थी। उसकी पत्नी का हमेशा पृथ्वी को कॉल आया करता था और वो उससे हमेशा शिकायत किया करती थी। आप चिंता मत करो गीतांजलि भाभी, शरद सुधर जाएगा। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। धीरे धीरे शरद का व्यवहार बदलने लगता है। वो बात बात पर चिढ़ने लगता है और पृथ्वी की राय लेना भी बंद कर देता है। पृथ्वी उससे मिलने के लिए बार बार बोलता है, लेकिन शरद मिलने के लिए भी मना करता रहता है। तभी एक दिन पृथ्वी बिना बताए शरद के घर पहुंच जाता है। वो वहां का माहौल देखकर काफी आश्चर्यचकित हो जाता है। उसका घर काफी सूना था, केवल उसके नौकर ही घर में दिखाई दे रहे थे। अरे क्या बात है शरद, भाभी कहाँ है? गीतांजलि अपने मायके गई है। मुझे तो गीतांजलि भाभी ने कुछ भी नहीं बताया। अच्छा ये सब छोड़ो, तू मुझसे पूछ रहा था ना कि मैं इतना जल्दी अमीर कैसे हो गया। मैं तुझे एक राज की बात बताता हूँ, लेकिन तू मुझ पर यकीन नहीं करेगा, इतना मुझे पता है। अरे बता यार, जल्दी बता। मुझे कहीं से एक चिराग मिला है और ये चिराग कोई साधारण चिराग नहीं है। इसमें से एक जिन्न निकलता है जो कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करता है और मेरी सारी ख्वाहिशें उसी ने ही पूरी की हैं। अगर तू चाहे तो मैं उसे तुझे दे सकता हूँ। हाँ मुझे दे दे यार शरद, प्लीज। पृथ्वी वो चिराग शरद से ले लेता है और घर आ जाता है। जैसा कि शरद ने उसे बताया था, वो उसे उसी तरीके से रगड़ने लगता है और तभी उसमें से एक जिन्न निकलता है। क्या तुम वाकई में एक जिन्न हो? मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। हुक्म कीजिए मेरे आका, मुझे 2 घर, 3 गाड़ियां और बेशुमार दौलत चाहिए। तभी देखते देखते पृथ्वी के सामने ही उसका पूरा कमरा सोने और चांदी के जेवर और सिक्कों से भर जाता है और उसे मांगी हुई हर चीज तुरंत मिल जाती है। अगले दिन पृथ्वी के घर में, आज इतना सारा पैसा कहाँ से आया? अरे चेतना, ये तो कुछ भी नहीं, अभी देखना हमारे पास क्या क्या कुछ नहीं होगा। वो सब तो ठीक है जी, लेकिन क्या ये सब ठीक है? अरे तुम इस बात की चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। तुम्हें पता है, शरद ने भी मेरे जैसे ही किया था। पृथ्वी को ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में अभी क्या मुसीबत आने वाली थी। जब से उसने जिन्न से इच्छाएं मांगी थी, तब से उसके व्यवहार में परिवर्तन होने लगा था। वो जरा सी बात में गुस्सा करता था। उसकी निजी जिंदगी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भी बिगड़ने लगी थी। उसे अकेले बंद कमरे में रहना काफी अच्छा लगता है, यहाँ तक कि वो अपने बच्चे के बारे में भी भूल जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि शरद ने उसके साथ धोखा किया है और वो इस सब का बदला लेने के लिए उसके घर जाता है। तूने क्या किया है बता दे, तेरी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो रही है। पृथ्वी शरद से बहुत ज्यादा बहस करने लगता है। तभी शरद काफी गुस्सा हो जाता है। हाँ, मुझे पता है कि तेरा संबंध मेरी पत्नी से है, इसीलिए मैंने उस चिराग को तेरे गले में बांध दिया। और मैं तुझे बता दूं
क्योंकि वो एक साधारण चिराग नहीं है, बल्कि उसके अंदर एक खूनी जिन्न रहता है। तुम्हारी हर एक मुराद पूरी होने के बाद वो तुम्हारे प्रिय लोगों की जान लेता है। ये तुम्हारे प्रिय लोगों से तुमको अलग कर देता है। उससे बचने का केवल एक ही उपाय है, खुद की जान लेना या ये चिराग किसी और आदमी को सौंप देना। मैं पहले इस बात से बेखबर था और मुझे ये चिराग किसी राह चलते आदमी ने दिया था। उसने मुझे रुपए पैसों का लालच दिया, इसीलिए मैं उसकी बात में आ गया था। अरे ये तो कैसी बातें कर रहा है, भाभी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। मुझे पता है ये सब जरूर इस जिन का ही काम है। इसका मतलब गीतांजलि और राज मर चुके हैं। तभी हड़बड़ी में पृथ्वी शरद के पूरे घर की तलाशी करने लगता है। तलाश करते करते वो शरद के स्टोरेज रूम में पहुंच जाता है। वो वहां पर पहली बार उस खूनी जिन्न को देखता है जिसके मुंह में खून ही खून लगा हुआ था। वो गीतांजलि के शरीर को फाड़कर उसके शरीर का मांस खा रहा था और खून पी रहा था। वो उस जिन को मारने के लिए आगे बढ़ता, लेकिन हर औजार उसके शरीर के आर पार हो जा रहा था। और जब वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है तो देखता है कि वहां पर राज अधमरी हालत में लेटा हुआ है। तभी उसको अपनी बीवी और बच्चे याद आ जाते हैं और वो भागकर अपने घर जाता है। चेतना, भरत, कहाँ हो? वो देखता है कि वो खूनी जिन्न चेतना के पेट में अपने नुकीले हाथों को डालने ही वाला था। उस समय चेतना अपने होश में नहीं थी, लेकिन वो उसके सामने आ जाता है और उसका पेट बुरी तरीके से फट जाता है। उसके शरीर के अंदर की अंतड़ियां तुरंत बाहर निकल जाती हैं, जो कि देखने में बेहद खतरनाक लग रहा था। यहाँ से चला जा खूनी जिन्न, मुझे अब तुझसे कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरीके से वो खूनी जिन्न गीतांजलि और चेतना की जान ले लेता है। तब पृथ्वी बाकी लोगों को बचाने के लिए वहां फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेता है। पृथ्वी की मौत के साथ ही वो जिन्न भी अपनी दुनिया में वापस चला जाता है, क्योंकि जब उसका मालिक ही इस दुनिया में नहीं है तो वो इस दुनिया में क्या करेगा। और समय रहते भरत और राज की जान बच जाती है। अंत में शरद की हालत भी ठीक हो जाती है, परंतु उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। इसलिए वो पृथ्वी के बेटे भरत की जिम्मेदारी लेता है। ये कहानी ऋषभ की है, जो मुंबई में रहता था और वहीं सरकारी नौकरी करता था। ऋषभ रोज शाम को बीच पर सफर करने जाता था। ऋषभ एक शर्मीला लड़का था और सबकी हेल्प किया करता था। एक दिन वो बीच पर घूम रहा था, तभी उसे वहां पर एक लड़की स्कूटी से गिरी हुई दिखी। हेलो मैम, आप ठीक तो है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? मैम, आप ठीक तो हैं? इतना पूछते ही ऋषभ उस लड़की को स्कूटी से दूर करके उसे उठाने में हेल्प करता है। थैंक्स, आपने मेरी हेल्प की। नहीं मैम, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज था। पहले तो तुम मुझे ये मैम बुलाना बंद करो। मैं कोई मैम वैम नहीं हूँ, मेरा नाम सुहाना है। ओह सॉरी मैम। ओह, मेरा मतलब सुहाना। तुमने अपना नाम नहीं बताया। जी, मेरा नाम ऋषभ है। नाइस टू मीट यू ऋषभ। तभी ऋषभ देखता है कि सुहाना के हाथ से खून निकल रहा है, तो वो उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और इसके बाद ऋषभ और सुहाना की दोस्ती हो जाती है। अब ऋषभ रोज शाम को सुहाना के साथ घूमने जाने लगा। चलो हम बीच के सबसे लास्ट में चलते हैं। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। आई लव यू सुहाना। मैं भी तुमसे यही बात कहना चाह रही थी, बस समझ नहीं आ रहा था कि कैसे कहूँ। एक्चुअली मेरी पोस्टिंग केरला में हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि हम शादी कर ले और तुम्हें भी अपने साथ वहां ले जाऊं। इसके बाद दोनों शादी कर लेते हैं और केरला चले जाते हैं। दोनों को बीच पर टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद था। बीच पर घूमते हुए उन्हें एक बाबा दिखे। वो सुहाना को उसके नाम से बुला रहे थे। बाबा, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं तुम्हारा बस नाम ही नहीं, ये भी जानता हूँ कि तुम लोग मुंबई से आए हो। मैं यहाँ तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। दोनों बाबा की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। लो,
मैं तुम्हारे लिए ये नीलम का हार लाया हूँ। नहीं बाबा, मैं ये कीमती हार नहीं ले सकती। रख लो। सुहाना बाबा से वो हार ले लेती है। घर वापस आने में उन्हें बहुत देर हो जाती है, तो दोनों घर आकर सोने चले जाते हैं। ऋषभ सुबह उठता है तो सुहाना घर पर नहीं होती है। वो परेशान हो जाता है और शाम को उसी बाबा के पास जाता है। बाबा, ये आपने क्या किया? सुहाना कहीं गायब हो गई है। तभी वो बाबा रूप बदलकर अपने असली रूप में आ जाता है। असल में वो एक ब्रह्म राक्षस था। ऋषभ उसे देखकर डर से कांप उठता है। तुमने सुहाना के साथ क्या किया? उसे कहां गायब कर दिया तूने राक्षस? जवाब दो मुझे। तुमने मेरे मंदिर के स्थान पर अपना घर कैसे बनाया दुष्ट इंसान? तभी वो ब्रह्म राक्षस उसको हवा में उड़ा देता है और ब्रह्म राक्षस गायब हो जाता है। ऋषभ जमीन पर गिरते ही बेहोश हो जाता है और उसे जैसे ही होश आता है वह खुद को किसी के घर के बेड पर लेटा हुआ पाता है। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। मुझे अभी घर जाना होगा, सुहाना की जान खतरे में है। इसके बाद पंडित जी ऋषभ को सब बताना शुरू करते हैं कि उसके साथ कल रात को जो भी हुआ उसके पीछे क्या कारण था। हमारे गांव को पिछले 50 सालों से एक श्राप मिला हुआ है। इस गांव में उस ब्रह्म राक्षस की अनुमति के बिना कोई एक ईंट तक नहीं हिला सकता। इस गांव का रहने वाला हर इंसान कोई भी नया काम करने से पहले मंदिर में लगी उस ब्रह्म राक्षस की मूर्ति की पूजा करता है और उस ब्रह्म राक्षस की अनुमति लेता है। इसलिए ब्रह्म राक्षस तुमसे नाराज हो गया है। ऋषभ उस गांव में कुछ ही समय पहले आया था, इसलिए उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। दरअसल ऋषभ को जब पता लगा कि उसकी जॉब पोस्टिंग केरला में होने वाली है तो उसने वहीं पर एक घर बनाने का सोचा और सुहाना से शादी करके उसी घर में रहने का फैसला किया। इसलिए ऋषभ ने केरला शिफ्ट होने से पहले ही एक ठेकेदार को वहां उसके लिए एक घर बनाने का ऑर्डर दे दिया था। पुजारी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पर अब सुहाना को उस राक्षस से कैसे बचाकर वापस लाऊं? नियति ने तुम्हें खुद यहाँ बुलाया है पुत्र। भविष्यवाणी के इस हिसाब से इस श्राप को तोड़ने वाला इंसान किसी दूर अलग ही स्थान से आएगा, जो कि अपने सच्चे प्यार की भावना के कारण ही उस ब्रह्म राक्षस का विनाश कर सकता है। अगर तुम सच्चा प्यार करते हो तो एक रास्ता है। पुजारी जी, मैं सुहाना के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है। ऋषभ, जिस बीच पर तुम घूम रहे थे उसके पास समुद्र के बीचों बीच गहराइयों में एक मंदिर है। उसमें एक कलश स्थापित किया गया है जिसमें उस ब्रह्म राक्षस का रक्त है। क्योंकि ब्रह्म राक्षस उसी रक्त से बना था, इसलिए उसी रक्त से उस राक्षस के अंत होने की भविष्यवाणी हुई थी। पर इसकी आज तक बस सबने कहानियां ही सुनी हैं, पर उस तक कोई पहुंच नहीं पाया। ठीक है पुजारी जी, मैं आपकी कही हर एक बात याद रखूंगा। ऋषभ तुरंत वो कलश लेने के लिए निकल जाता है। ऋषभ उसी बीच पर आ जाता है और वहां से समुद्र में चला जाता है। पर कुछ दूर जाने पर उसे पानी के अंदर किसी का विशाल साया दिखाई देता है। उस साये को देखने के लिए ऋषभ जैसे ही पानी के अंदर अपना मुंह डालता है, वो देखता है ऐसा तो वहां कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है ऋषभ, यहाँ तुझे वहम हो रहा है। याद नहीं है पुजारी जी ने क्या कहा था कि वो दानव उस मंदिर के अंदर ही रहता है उस कलश की रक्षा करने के लिए। ऋषभ फिर से अपना सफर शुरू करता है और तैरने लगता है। तभी पीछे से कोई उसका पैर पानी के अंदर खींचने लगता है और उसे पानी में खींच लेता है। ऋषभ बहुत डर जाता है और पानी में कौन है जो उसे अंदर खींच रहा है ये देखने के लिए काफी तेजी से यहाँ वहां देखने लगता है। इस बार भी वहां कोई नहीं होता, पर इस बार पानी की गहराइयों में उसे वो मंदिर दिख जाता है जहां उसे जाना था। इसके बाद ऋषभ पानी की और गहराइयों में तैरता हुआ किसी तरह उस मंदिर में पहुंच जाता है। मंदिर में आकर थोड़ा इधर उधर देखने पर उसे वो कलश दिख जाता है, पर इसके साथ ही उसे उस कलश की रक्षा करता हुआ वो विशाल दानव भी दिखता है। ऋषभ उस विशाल दानव की नजर से बचते हुए छुपकर कलश के पास पहुंचने की कोशिश करता है,
पर वो विशाल दानव उसे देख लेता है। क्या करने आया है यहाँ, अपनी मौत के पास? मैं यहाँ उस ब्रह्म राक्षस का रक्त लेने आया हूँ। उसने मेरी सुहाना को अपने पास कैद किया हुआ है। मैं उस राक्षस का अंत करके सुहाना और बाकी सबको उसके डर से मुक्ति दिलाऊंगा। अच्छा, तो तुम यहाँ उस कलश में रखे रक्त के लिए आए हो, तो ठीक है, पर इसे यहाँ से ले जाने के लिए तुम्हें मेरी एक पहेली का सही जवाब देना होगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ, पूछो। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ब्रह्म राक्षस। तभी वो विशाल दानव ऋषभ को जमीन से अपने हाथ में उठा लेता है और अपना बड़ा मुंह खोलकर ऋषभ को उसमें डालने लगता है। अब ऋषभ जल्दी जल्दी उस पहेली का सही उत्तर सोचने लगता है। वो विशाल दानव बस ऋषभ को खाने ही वाला होता है। तभी ऋषभ बहुत तेज आवाज में बोलता है, तुम्हारी पहेली का सही उत्तर है मेरा प्यार, क्योंकि मेरा प्यार ही है जिस कारण मैं यहाँ आया हूँ, और मेरे प्यार ने ही मुझे कमजोर कर दिया है। ऋषभ का उत्तर सुनकर वो विशाल दानव उसे वापस जमीन पर रख देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तूने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है, मैं तुझे जिंदा छोड़ता हूँ। जा और ले वो कलश और ले जा उसे अपने साथ। ऋषभ वो कलश लेकर तुरंत उस मंदिर से निकल जाता है और तैरता हुआ समुद्र के बाहर वापस आ जाता है। वह देखता है कि 12 बजने में अब 2 ही घंटे बचे हुए हैं। पुजारी जी, मैं कलश ले आया। इतना कहकर ऋषभ पुजारी जी को वो कलश देता है। पुजारी जी उस कलश को लेकर कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं। तभी वो ब्रह्म राक्षस वहां प्रकट हो जाता है। पुजारी, तेरी ये हिम्मत कि तुम मुझे खत्म करना चाहता है, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तुझे एक आखिरी मौका देता हूँ, सुहाना को छोड़ दे। ये कहकर पुजारी जी उस कलश को खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वो ब्रह्म राक्षस अचानक से पुजारी जी के पीछे आ जाता है और उन्हें उस कलश से दूर फेंक देता है। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। पुजारी जी, आप ठीक तो है ना? बेटा, मैं ये बात भूल गया था कि इस कलश को और कोई इंसान नहीं खोल सकता। इसे केवल वही इंसान खोल सकता है जिसका जिक्र भविष्यवाणी में किया गया है। तो अब तुम ही इस काम को पूरा कर सकते हो। पुजारी जी, मुझे बताइए, मुझे क्या करना होगा उस ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए? बेटा, तुम्हें ये कलश खोलकर इसके अंदर रखे सारे रक्त को इस राक्षस पर डालना होगा और अपना खुद का रक्त इस कलश में डालकर इस कलश को समुद्र में फेंकना होगा। सिर्फ ऐसा करने से ही इस ब्रह्म राक्षस का अंत किया जा सकता है। पर बेटा, ध्यान से, ऐसा करते वक्त ये ब्रह्म राक्षस तुम पर कई बार जानलेवा हमला करेगा। ऋषभ वो कलश को लेकर उस राक्षस की ओर आगे बढ़ने लगता है। वह कलश को खोलने में कामयाब भी हो जाता है, पर वो जैसे ही उस राक्षस के पास पहुंचता है, वो ब्रह्म राक्षस उस पर हमला करना शुरू कर देता है, जिससे ऋषभ काफी घायल हो जाता है। अब जमीन पर बेजान लेटे हुए ऋषभ को सुहाना दिखाई देती है। उठो ऋषभ, ऋषभ उठो, खत्म कर दो इस राक्षस को, बचा लो मुझे और ले चलो अपने साथ वापस। ऋषभ उठो। ऋषभ एक बार फिर से अपनी आंखें खोलता है तो उसे ब्रह्म राक्षस उसके सामने हवा में उड़ता हुआ दिखाई देता है। ऋषभ उठता है और इससे पहले कि ब्रह्म राक्षस उस तक पहुंच पाता, ऋषभ उस पर कलश के अंदर रखे सारे रक्त को ब्रह्म राक्षस पर फेंक देता है, जिससे वो जलने लगता है। तभी ऋषभ अपना कुछ रक्त निकालकर उस कलश में भर देता है और उस कलश को फिर से बंद करके समुद्र में फेंक देता है, जिससे वो ब्रह्म राक्षस और बुरी तरह से चीखने और जलने लगता है। और कुछ ही पलों में वो ब्रह्म राक्षस जलते हुए धुएं के साथ उड़कर खत्म हो जाता है। जब ऋषभ पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वहां सुहाना खड़ी हुई है, जो कि अब उसके पास आ रही थी, जिसे देख ऋषभ बहुत खुश हो जाता है। तुम दोनों सदा सुखी रहो, तुम्हारे प्यार की जीत हुई और अब सबको उस ब्रह्म राक्षस से भी मुक्ति मिल चुकी है। इतना सब कुछ होने के बाद ऋषभ और सुहाना वहां ना रुकने का फैसला करते हैं और उस घर को बेचकर वापस मुंबई लौट आते हैं।
उम्मीद है दोस्तों आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी और हॉरर स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें। और अगर आप अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो हमें ईमेल जरूर करें। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।